हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 11 दो लघु कथाएं, जिसके लेखक हैं त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी। विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 दो लघु कथाएं। लघु मतलब छोटी, कथाएं मतलब कहानियाँ। दो छोटी छोटी कहानियाँ। ये जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, लघु कथाएं होती हैं, ये वास्तव में हमारे जीवन के जो सामाजिक मूल्य हैं, दया, क्षमा, ममता, प्रेम, एकता, अंदर बाहर की समरूपता, इनके बारे में ये हमें बताती हैं। इनके बारे में सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसके कहानीकार त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी हैं। यहाँ पर हम दो कहानियाँ पढ़ने जा रहे हैं। पहली लघु कथा है मौन और दूसरी लघु कथा है असाधारण। मौन, मौन का अर्थ हुआ चुप, शांत, खामोश। जब हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, जब हम किसी प्रश्न का उत्तर देने में अक्षम होते हैं, ऐसे समय पे हम मौन हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। तो वह बात पहली कहानी में। दूसरी कहानी हमारी असाधारण। असाधारण अर्थात साधारण नहीं है जो असाधारण है, मतलब साधारण से परे है, वह हुआ असाधारण। तो यहाँ पर पहली कहानी में लेखक ठकुरेला जी ने हमें यह बताया है कि लोगों के कथनी और करनी में, अर्थात लोगों के बोल चाल में और व्यवहार में कितना फर्क होता है, कितना अंतर होता है। कबीर जी ने ऐसे लोगों के लिए कहा है, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए। कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होए। अर्थात लोग अगर केवल बातें करना छोड़ के उसको अपने व्यवहार में, अपने कर्म में लाना शुरू कर दें, तो मनुष्य का जीवन अमृत के समान बन जाए। उसी बात का उल्लेख यहाँ पर लेखक ठकुरेला ने पहले में किया है, जहाँ पर लेखक जी यह बताते हैं कि आज के समय में, आज के वातावरण, आज के परिवेश में, आज के हमारे सामाजिक जीवन में लोग बाहर से कुछ और होते हैं और भीतर से कुछ और दिखाते हैं। लोग कहते कुछ और हैं लेकिन वास्तव में होते कुछ और हैं। इस तरह से लोगों की कथनी करने में बड़ा फर्क हमें दिखाई पड़ता है। लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, डींगे हाँकते हैं, लेकिन वह नियम अपने लिए लागू नहीं करते हैं। ऐसा ही यहाँ भी होता है कि एक लड़के के पिता हैं, उनके यहाँ पे लड़की का पिता वह रिश्ता लेकर आया हुआ है। ऐसे में उसके पिताजी चाहते हैं कि एक ऐसी बहू मिले जो उनके तीनों बेटों को एक करके रखे, अर्थात घर में बंटवारा न होने दे। वहीं दूसरी तरफ लड़के के पिताजी तीन भाई हैं, लेकिन तीनों में आपस में कोई बोलचाल नहीं, तीनों में जो है बातचीत बंद है, आपस में मनमुटाव, झगड़े हैं। एक तरफ आप चाहते हैं कि मेरे तीनों बेटे जो हैं वो एक साथ रहे, उनमें कभी मनमुटाव न हो, बंटवारा न हो, वहीं आपस में ही भाइयों में बोलचाल बंद है। इसी समस्या को, इसी प्रश्न को कि लोगों के बात करने के तरीके अलग होते हैं, व्यवहार अलग होता है, अंदर से वो कुछ और होते हैं, इसी का उल्लेख लेखक ने पहली कहानी मौन में किया है। दूसरी है असाधारण, अर्थात जो साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, सबसे अलग है, सबसे अनूठा है, सबसे बेजोड़ है। यहाँ पर लेखक ने एक ऐसे जूता पॉलिश करने वाले छोटे से बच्चे का उल्लेख किया है जो बस अड्डे पर रह करके लोगों के जूतों को चमकाता है, परिश्रम करता है, लोगों से विनती करता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है,
और बार बार कहता है कि आप अपने जूते पॉलिश करवा लीजिए। कारण यह है कि लोग जूते पॉलिश करवाएंगे तो उसको मेहनताना मिलेगा, उसको पारिश्रमिक मिलेगा और वह बच्चा अपने पेट की आग को, अपनी भूख को शांत कर सकेगा। कुछ एक लोग उस पर रहम दिखाते हैं और चाहते हैं कि बिना काम कराए मैं उसको पैसे दे दूं। वह उस पैसे को लेना हराम समझता है, कारण उसका खुद का स्वाभिमान है। उसका खुद का स्वाभिमान है, वह अपने गर्व को, अपने स्वाभिमान को, अपने अहम को जिंदा रखना वह छोटा सा लड़का जानता है। यहाँ पे दूसरे में हमें यह बताया गया है, दूसरी कहानी में, कि हमें स्वाभिमान का अपने सम्मान करना चाहिए और दूसरों के स्वाभिमान की भी रक्षा करनी चाहिए। और पहले में वही बताया गया है, कर्म और व्यवहार में, वचन में हमारे एक रूपता होनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस कहानी को। छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले पाठ 11 दो लघु कथाएं, और इसके लेखक हैं त्रिलोक सिंह ठकुरेला। यह लेखक का, कहानीकार का नाम है। अब कहानी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने लोगों की कथनी और करनी में अंतर पर करारा प्रहार किया है। करारा मतलब तेज, प्रहार मतलब हमला, मतलब कि लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। दूसरी लघु कथा में आपने एक पॉलिश करने वाले, पॉलिश करना यानी जूते पॉलिश करने वाले, जूता साफ करने वाले बालक के स्वाभिमान को दर्शाया है। इन लघु कथाओं के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि हमारी सोच और व्यवहार में समरूपता होनी चाहिए। समरूपता मतलब एक रूपता, एक समानता। स्वाभिमान किसी में भी हो सकता है, हमें सभी के स्वाभिमान का आदर करना चाहिए। अक्सर लोग ये सोचते हैं गरीब है, छोटा है, तो उसका अपना कौन सा स्वाभिमान। अरे भाई, स्वाभिमान सब में होता है। जरूरी है कि जो जैसा है हम उसके उसी रूप को उसी तरह से स्वीकार करें। आइए कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं। जो भी व्याकरण बनेंगे, जो स्वाभिव्यक्ति के प्रश्न बनेंगे, उन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आशा है कि आप सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और डाउट आने पे इसको कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। मौन, मौन मतलब चुप, एकदम चुप, एकदम शांत। रघुराज सिंह बहुत खुश थे। उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता करने की इच्छा से अजमेर से एक संपन्न एवं सुसंस्कृत परिवार आया था। रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी है। उनके दो अन्य लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब इस पैराग्राफ में यह लेखक ने बताया, कहानीकार ने यह बताया है कि एक सज्जन हैं रघुराज सिंह जी। वे बहुत ही आज प्रसन्न है। कारण यह है कि उनके बड़े लड़के के लिए एक लड़की का पिता अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आया है। लड़की का पिता अजमेर का रहने वाला है। संपन्न परिवार, खुशहाल परिवार का, सुसंस्कृत परिवार का है, अर्थात जो सभ्य है। संपन्न मतलब धनी, सुसंस्कृत मतलब हो गया संस्कार वाला परिवार है। रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी है और उनके दो और बच्चे हैं जो ऊंची शिक्षा, ऊंची क्लास में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ, व्याकरण के हो गए या फिर आपके आकलन के हो गए। आशा है कि आप उनके उत्तर देखेंगे, समझेंगे। पहला हुआ रघुराज सिंह के खुश होने का कारण। जब पहला हुआ कारण लिखिए,
तो उत्तर उसी के ठीक आगे है। उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता करने की इच्छा से अजमेर से एक संपन्न एवं सुसंस्कृत परिवार आया था। यह पहला प्रश्न बना। ध्यान रखिए, इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न मिल सकते हैं। दूसरा प्रश्न, रघुराज सिंह के मन का भाव। तो यहाँ पे उत्तर क्या होना है? यहाँ पे होना है कि बहुत खुश थे। वह व्यक्ति जो आज प्रसन्न था, उत्तर क्या होगा? रघुराज सिंह। रघुराज सिंह की मनोदशा, उत्तर क्या होना है? कि वे बहुत खुश थे। एक ही जगह पे कई सारे प्रश्न बन गए। अब इसी लाइन से हम व्याकरण देख लें तो कैसा रहेगा। यहां पे देखिए, अब देखेंगे तो यहां पर खुश थे, यहां पे अंतिम में अगर क्रिया के अंत में था, थे, थी लगा हुआ है, यानी आ ए ई लगा है, केवल था, थे, थी की मात्रा है, क्रिया नहीं है, तो वहां पे पूर्ण भूतकाल। जैसे रघुराज सिंह बहुत खुश थे, वह बहुत प्रसन्न था, वह बहुत दुखी था, वह पढ़ चुका था। तो ऐसे जो होते हैं वे पूर्ण भूतकाल होते हैं। वाक्य के प्रकार में यह आपका सरल वाक्य हो गया। दूसरा, अगला प्रश्न है कि रघुराज सिंह के घर में आए हुए लड़की के पिता की विशेषताएं या उसके परिवार की विशेषताएं। एक बॉक्स में आएगा संपन्न और दूसरे में सुसंस्कृत परिवार। अगला प्रश्न बनेगा व्याकरण का कि उपसर्ग अलग कीजिए, वह हुआ सु, यहाँ पे सुसंस्कृत में। अगला कि लड़की के पिता का निवास स्थान यहाँ था अजमेर, परिच्छेद में आए हुए शहर का नाम अजमेर। यहाँ पे यह देखते हैं, यह वाक्य अगर आया तो आया था, क्रिया है आ, आया या आना, उसमें आ की मात्रा लगी और यहाँ था लगा, तो यह हुआ आपका पूर्ण भूतकाल। जब क्रिया के अंत में आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, यह लगा हुआ है, तो वहां पे पूर्ण भूतकाल। रघुराज सिंह के लड़कों की संख्या 3, एक बेटा सेना में और दूसरा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपका प्रश्न बन रहा है संजाल कि रघुराज सिंह के परिवार की विशेषताएं, तो या लड़के के परिवार की विशेषताएं। तो पहला हुआ कि लड़का सेना में अधिकारी है, यह पहले बॉक्स में हुआ। दूसरा, 2 अन्य लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये 2 बातें यहाँ पर हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे और मिलेगा। यहाँ पे ग्रामर देखते हैं। प्राप्त कर रहे थे, रहा था, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। जब यह रहता है यह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अगर रहा था, रही थी, रहे थे होता तो अपूर्ण भूतकाल होता। अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो अपूर्ण भविष्य काल। आगे बढ़ते हैं। लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा, हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप भी हमारी लड़की को देख लें एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी कर लें। रघुराज सिंह ने कहा, जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी आपसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। संतुष्ट का विरुद्धार्थी क्या होगा? असंतुष्ट। संतुष्ट मतलब संतोष होना। तो यहाँ पर वह लड़की का पिता जो आया हुआ है अपनी लड़की के लिए वर देखने के लिए, दूल्हा देखने, लड़का देखने, वह रघुराज सिंह के से कहता, जो लड़के के पिता हैं, कि आपके परिवार को हमने देख लिया, जान लिया, समझ लिया और आपके परिवार की सारी विशेषताएं, सारी अच्छाइयाँ हमारी आंखों के सामने आ गई हैं और आपके परिवार को देखकर हमें बड़ी खुशी है। बढ़िया क्या होगा? चूंकि रिश्ता, संबंध, विवाह का या 2 परिवारों का मिलन होता है,
केवल लड़के और लड़की का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। ऐसे में जरूरी है कि आप हमारी लड़की को देख लें, हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी ले लें, हमारी कमी क्या, हमारी अच्छाइयाँ क्या है, तब हम विवाह के लिए आगे बात बढ़ाएं। इतने में रघुराज सिंह ने यह जवाब दिया कि जानकारी लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। आपसे बात करने पे ही हमें आपके परिवार के बारे में, आप लोगों के बारे में पूरी जानकारी हो गई है। आइए यहाँ पर हम लोग प्रश्नों के बारे में जांचते हैं, देखते हैं और समझते हैं। कारण लिखिए। रघुराज सिंह जी ने लड़की के परिवार वालों को के बारे में जानकारी लेना जरूरी नहीं समझा। जरूरी नहीं समझा। उत्तर लिखिए, क्योंकि वे लड़की के परिवार वालों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। अब यहाँ पे आपको वाक्य रचना करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें, हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वाक्य का प्रकार रचना के अनुसार, यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य है। ऐसे में यह सरल वाक्य। कई बच्चे कहेंगे कि हम आपसे एक वाक्य हुआ, एवं के बाद वाला भाग दूसरा या दूसरा भाग हुआ। नहीं, दो वाक्य नहीं हुए, यह एक वाक्य हुआ। जैसे वैसे ही राम और श्याम बन गए, तो क्या राम एक वाक्य है? नहीं, राम एक वाक्य नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी लड़की के पिता ने पूछा, आपकी कोई मांग हो तो हमें बताने की कृपा करें। यहाँ पे अब सच्चाई सामने आ रही है, यानी कि हमारे यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि विवाह के समय में दहेज का लेना देना होता रहता है, कितना लोग लेते देते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। रघुराज सिंह बोले, हमारी कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं लड़की ऐसी हो जो परिवार में विघटन न कराए। चाहता हूँ तीनों भाई मिलकर रहें। अब यहाँ पर लड़की का पिता बड़ा समझदार, बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति लगता है। वह सीधे कहता है कि बढ़िया होगा कि आप जो है अपनी मांगों को बता दीजिए कि आप जो है दहेज में क्या कुछ लेना चाहेंगे विवाह करने के लिए। तब ऐसे समय में रघुराज सिंह बताते हैं, वे कहते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे, अर्थात विवाह के संबंध में, शादी के लिए उनकी कोई मांग नहीं है। चलिए, एक अच्छा गुण है। आगे वे कहते हैं कि उन्हें एक ऐसी बहू की ज़रूरत है, एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो परिवार में विघटन न डाले, मतलब दरार न पैदा करे, बंटवारा न करे। और चाहते क्या है कि तीनों भाई मिल करके रहें। तो इस तरह से उनकी अपनी बहू से क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि ऐसी बहू आए जो परिवार में एकता बनाए, विघटन न कराए, पहली चीज़। दूसरी, वो चाहते हैं कि बहू उनके तीनों भाइयों को एक साथ मिला कर रखे। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न हो गए। एक मैंने कहा था ऊपर ही आपके कि रघुराज सिंह के परिवार की विशेषताएं, तो वहाँ दो बातें मैंने बताई थी कि उनका एक लड़का सेना में अधिकारी है, दूसरे बॉक्स में दो अन्य लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये दो बातें मैंने बताई थी। अगला है तीसरा कि शादी के संबंध में, विवाह के संबंध में, यहाँ पे विवाह के संबंध में उनकी कोई मांग नहीं है। यह तीसरी विशेषता है लड़के के परिवार की, रघुराज सिंह के परिवार की। अगला प्रश्न यहाँ पे बना कि रघुराज सिंह को कुल इतने बच्चे हैं, 3। रघुराज सिंह का बड़ा बेटा यहाँ पर काम करता है, सेना में अधिकारी है। अगला है कि रघुराज सिंह के बाकी 2 बच्चे यह कार्य करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। यह तो सही बात है कि अगर अच्छे परिवार की लड़कियां घर में आती हैं
तो निश्चित है कि परिवार में बिखराव नहीं होता, एकता बनी रहती। लेकिन यह लड़की के ऊपर ही नहीं निर्भर करता है, यह सभी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे हैं। कहते हैं सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। आगे बढ़े। अगर कोई लड़के का पिता कह दे कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, हमको केवल एक अच्छी लड़की चाहिए, तो इस समय ऐसी लड़की के पिता से भाग्यशाली कोई भी नहीं है। वही हुआ, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। बिल्कुल सही बात है। जब घर में एकता तब होती है जब घर के बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छी भावनाएं होती हैं, तो परिवार एक धागे में, एक सूत्र मतलब एक धागे में बंधा रहता है। ठीक वैसे जैसे एक धागा होता है, धागे में अलग अलग फूल वहाँ पे गूंथे गए रहते हैं और सभी मिल करके एक हार का निर्माण करते हैं, वैसे ही अलग अलग फूल एक धागे से जोड़ करके एक अच्छे हार का निर्माण करते हैं। वैसे ही परिवार के अलग अलग लोग अगर एक भावना से प्रेरित रहते हैं, वे सभी मिल करके एक अच्छे परिवार का निर्माण करते हैं। जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। लड़की के पिता ने विनम्रता पूर्वक कहते हुए पूछा, साहब आप कितने भाई हैं? विनम्रता पूर्वक अर्थात नम्रता से। रघुराज सिंह ने कहा 3 भाई 1 बहन। लड़की के पिता ने पूछा, आपके भाई क्या करते हैं? रघुराज सिंह सबके निजी धंधे हैं। लड़की के पिता ने पूछा, आपने अपने किसी भाई को बुलवाया नहीं? रघुराज सिंह झिझकते हुए बोले, झिझकना, संकोच करना, अजी हम भाइयों में बोलचाल बंद है। अचानक वहां खामोशी छा गई। प्रश्न और उत्तर दोनों ही मौन थे। अजीब बात है, रघुराज सिंह जो यह चाहते हैं कि ऐसी बहू आए उनके तीनों बेटों को एक करके रखे, घर में झगड़े न हो, वही रघुराज सिंह जी 3 भाई हैं लेकिन आपस में किसी से बोलचाल नहीं है, सब में आपस में बोलचाल बंद है। तो इस तरह से जब रघुराज सिंह से लड़की के पिता ने प्रश्न किया कि आपने उन्हें क्यों नहीं बुलवाया, इतना बड़ा संबंध होने जा रहा है, आपके बेटे के विवाह का अवसर आ रहा है, ऐसे में जो है लड़की वाला आपके लड़के को देखने आया, तो अपने भाइयों को, उनके परिवार वालों को क्यों नहीं बुलाया? तब वे सीधा बताते हैं कि हमें बोलचाल नहीं है। और यह जब उन्होंने बताया कि बोलचाल नहीं है, इसके बाद वहाँ चारों ओर खामोशी, शांति फैल गई और जैसे वहाँ पर सभी लोग मौन हो गए। उनकी खामोशी जैसे प्रश्न भी है और उत्तर भी है, अर्थात कि एक तरफ वे चाहते हैं कि घर में एकता रहे और खुद अपने ही घर में बंटवारा किए बैठे हैं। जब प्रश्न भी था, उत्तर भी था। आइए अगला था, यहाँ पे प्रश्न मैंने ऊपर किया हुआ था, 3 बॉक्सेस में भर चुका था। वह था कि रघुराज सिंह के परिवार की विशेषताएं। एक मैंने बताया कि उनका बड़ा बेटा जो है वह सेना में अधिकारी है। दूसरा मैंने बताया कि वे उनके 2 बच्चे जो हैं वो उच्च शिक्षा ले रहे हैं। तीसरा मैंने बताया कि विवाह में वे जो है कुछ भी धन लेना नहीं चाहते हैं। और चौथा यहाँ पे है कि वे उनके भाइयों के, वे 3 भाई हैं और सभी के अपने अपने धंधे हैं। लड़की के पिता यानी रघुराज सिंह 3 भाई हैं और सबके अपने धंधे हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है यह बताया गया है कि इंसान कहता कुछ और है, होता कुछ और है। और एक प्रश्न था मेरा कि यहाँ पर यह बना, अच्छे संस्कार की विशेषता या प्रभाव, तो वह है जब बच्चों में को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। यह उसका उत्तर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है, तो यहाँ पर अगर काल में जाएं, ता है, ती है, ते है,
तो यह सामान्य वर्तमान काल हुआ। अगर इसको रचना के अनुसार वाक्य प्रकार देखें तो यह 2 वाक्य है, जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, यह पहला वाक्य है। और पढ़ने पे बात पूरी नहीं हुई, दूसरा वाक्य पढ़ने की जरूरत है, और दूसरा पढ़ने पे वाक्य पूरा हुआ, तो यह मिश्र वाक्य है। लड़की के पिता ने विनम्रता पूर्वक कहते हुए पूछा, साहब आप कितने भाई बहन हैं? यह पूरा वाक्य पढ़ने पे मालूम पड़ता है 2 वाक्य है, और दोनों वाक्य एक दूसरे पे निर्भर हैं, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न था, रघुराज सिंह इतने भाई बहन हैं? उनके भाई बहनों की संख्या 3 भाई और 1 बहन है। रघुराज सिंह के भाई यह कार्य करते हैं, सबके अपने निजी धंधे हैं। धंधा मतलब व्यवसाय है। तो इस तरह से लेखक ने, ठकुरेला जी ने यहाँ पे बताया कि लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कर्म कुछ और करते हैं, और वचन अर्थात बातें कुछ और करते हैं, जबकि हमें एक पानी होना चाहिए। कहा है रहीम ने, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो आगे दूसरे वाले को अब हम लोग देखेंगे। विद्यार्थियों, पहला जो हमने परिच्छेद पढ़ा, परिच्छेद मतलब मौन, उसमें जो पहला हमारा स्वाभिव्यक्ति स्वमत निकल के आता है वह यही है कि कथनी और करनी में एक रूपता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अब समानता एक रूपता अगर नहीं हो तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है, हमें उसका क्या नुकसान भुगतना पड़ता है, इसी के बारे में हमको लिखना होता है। कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इस तरह से उनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं होती। अगर हम जो कह रहे हैं वही हम कर रहे हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारा काम अच्छे से होगा, आसानी से होगा, और समाज में हमारा सम्मान बढ़ेगा। दो मुंही बात नहीं करनी चाहिए कि हम कहें कुछ और करें कुछ और। इसी बात को आप यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, असाधारण। असाधारण यानी जो साधारण नहीं है, जो असाधारण का विरुद्धार्थी साधारण मतलब सामान्य, जो सबसे अलग है, अनूठा है, विचित्र है, वह असाधारण होता है। यहाँ पर जैसा मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर एक जूता पॉलिश करने वाले छोटे से बच्चे की कहानी है। 2 बातें उसमें प्रमुख हैं कि परिश्रम मानव को ऊंचाई पर लेकर जाता है, और दूसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए। परिश्रम और स्वाभिमान है तो मानव को जीवन बिताने में आनंद का अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है। आइए उसी का हम लोग यहाँ पे वर्णन करते हैं, उसी को पढ़ते और समझते हैं। थोड़ी सेटिंग बराबर कर लूँ मैं, क्योंकि कुछ सेटिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, वीडियो क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। मुझे जोधपुर जाना था, बस आने में देरी थी, अतः बस स्टॉप पर के बस के इंतज़ार में बैठा था। वहाँ बहुत से यात्रियों का जमघट लगा हुआ था। अब यहाँ पर अगर देखें तो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में बनने चाहिए। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लेखक जो हैं ठकुरेला जी, वे जोधपुर जा रहे हैं, मतलब कि जहाँ जा रहे हैं वह गंतव्य स्थान क्या है, गंतव्य स्थल क्या है, जोधपुर। तो जोधपुर जा रहे हैं जो कि राजस्थान में है। बस को आने में अभी समय था और बस के इंतज़ार में वे और अन्य यात्री वहाँ पर खड़े थे। वहाँ पर जमघट लगा था, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि बस आने में अभी समय था। तो प्रश्न बनता है कि लेखक का गंतव्य स्थल यानी लेखक को कहाँ जाना था, तो वह हुआ जोधपुर। मुझे जोधपुर जाना था, यहाँ पे आ था, ई थी, ए थे। अब यहाँ पे देखें तो ना था आया, यहाँ पे काम जो है वह पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे अगर होता है तो हम जानते हैं कि वह हमारा अपूर्ण
भूतकाल होता है। लेकिन कभी कभी इस तरह से आना आ जाता है जैसे कि वह खाता था, तो वह हम कहते हैं कि सामान्य भूतकाल हुआ। तो वैसे यहाँ पे भी मुझे जोधपुर जाना था, यह जो है आपका सामान्य भूतकाल कुछ एक लोग कहते हैं, लेकिन यह आपका अपूर्ण भूतकाल होना चाहिए। बस आने में देरी थी। अब यहाँ पे साधन का नाम, वाहन का नाम जिससे लेखक जा रहे हैं वह है बस। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे 4 प्रश्न दे दिए जाते हैं एक एक शब्दों के, और उनके लिए 2 मार्क होते हैं, हर एक के लिए आधा मार्क। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आपका प्रश्न बन रहा है। तो दूसरा प्रश्न बना कि परिच्छेद में आए हुए वाहन का नाम, साधन का नाम, या लेखक इस साधन से जोधपुर जा रहे थे, वह हुआ बस। अतः बस स्टॉप पर बस के इंतजार में बैठा था। लेखक इस स्थान पर बैठे हुए थे, बस स्टॉप पर। आए हुए अंग्रेजी के शब्द, वह हुआ स्टॉप। वहां बहुत से यात्रियों का जमघट लगा हुआ था। बस स्टॉप का दृश्य, लोगों का जमघट लगा हुआ। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका एक बन रहा है कि प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए या उत्तर लिखिए। बस स्टॉप का वातावरण, तो वहां पर होगा एक बॉक्स में पहले में कि बस स्टॉप पर यात्रियों का जमघट लगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आता आया, तो यह आपका पूर्ण भूतकाल हो गया। सभी बातों में मशगूल थे, अच्छा खासा शोर हो रहा था। बातों में मशगूल होना मतलब कि बातों में लीन होना। मशगूल यह उर्दू का शब्द। यह भी पूछा जा सकता है कि परिच्छेद में आए हुए अन्य भाषा के शब्द लिखिए। तो अंग्रेजी का आया स्टॉप और दूसरा मशगूल उर्दू का। अच्छा खासा शोर था, शोर अर्थात वहाँ पे शोर शराबा हो रहा था। तो 2 उत्तर ऊपर आपको मिल गए थे यहाँ पर कि यात्रियों का जमघट लगा हुआ था, और दूसरा बस स्टॉप पर लोग बस के इंतजार में बैठे थे। आगे चलते हैं। तीसरा यहाँ पर मिल गया आपको, तीसरा और चौथा कि सभी बातों में मशगूल थे, और चौथा मिल गया अच्छा खासा शोर था। प्रश्न क्या था कि बस स्टॉप का वातावरण। तो ये 4 बातें आपको मिल गई। हो रहा था, यह आपका हो गया यह आपका हो गया अपूर्ण भूतकाल। अच्छा खासा अर्थात बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखेंगे तो युग्म शब्द हो गया। अचानक एक आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। एक 10 वर्षीय लड़का फटा सा बैग लटकाए निवेदन कर रहा था, बाबूजी पालिश करा लो। पालिश कराने, जूते साफ कराना। तो यहाँ पर भी आपके छोटे छोटे प्रश्न बने। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि बस से वे जोधपुर जा रहे थे, वहाँ पे बहुत भीड़ थी और लोगों की बहुत भीड़ थी। लोग शोर शराबा कर रहे थे, बात कर रहे थे, बस को आने में देरी थी। तभी लेखक का ध्यान एक आवाज़ ने अपनी तरफ खींचा। आकृष्ट करना मतलब अपनी तरफ खींचना। उन्होंने देखा कि एक 10 वर्ष का एक लड़का था, उसके कंधे पर फटा सा बैग लटका हुआ था, और वह लोगों से निवेदन कर रहा, अर्थात प्रार्थना कर रहा था कि बाबूजी अपने जूते को साफ करवा लो, पालिश करवा लो। तो यहाँ पे छोटे छोटे आपके प्रश्न बने, और व्याकरण के भी। आकृष्ट मतलब खींचना। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बना कि लेखक का ध्यान इसने आकृष्ट किया, एक छोटे से बच्चे की आवाज ने। बच्चे की उम्र लगभग इतने वर्ष थी, 10 वर्ष। वर्षीय, वर्षीय में लगा हुआ प्रत्यय ई। इस शब्द के लिए परिच्छेद में आया शब्द प्रार्थना, विनती, निवेदन। बच्चे के द्वारा किया जा रहा निवेदन, उत्तर में बाबूजी पालिश करा लो। अब यहाँ पे आए हुए विराम चिन्ह देख लेते हैं। पूर्ण विराम, और यह दोहरा अवतरण चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, योजक चिन्ह। मेरे मना करने पर उसने विनीत मुद्रा में कहा। विनीत मतलब दया की भावना में, प्रार्थना की मुद्रा में। मुद्रा मतलब स्थिति। मुद्रा में कहा, बाबूजी करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न बनता है वह कि बच्चे ने, पॉलिश करने वाले बच्चे ने
लेखक से यह निवेदन किया, बाबूजी पॉलिश करा लो। यहाँ पे करा लो की जगह पॉलिश करा लो, क्योंकि ऊपर आया है। दूसरे में जूते चमका दूंगा। तीसरे में अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई। बोहनी ना होना मतलब शुरुआत नहीं होना, अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई। एक भी व्यक्ति ने उससे जूते पॉलिश नहीं करवाए हैं सुबह से। मैं घर से जूते पॉलिश करके आया था मैंने उसे स्पष्ट मना कर दिया। लेखक से उस बच्चे ने निवेदन किया कि 10 वर्ष के बच्चे ने कि बाबूजी अपने जूते पॉलिश करा लो, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। मैं बहुत बढ़िया जूते पॉलिश करता हूँ, आपका जूता एकदम चमका दूंगा। लेकिन बाबूजी ने अपने जूते पॉलिश नहीं करवाए, कारण कि बाबूजी ने अपने घर से ही अपने जूते पॉलिश किए थे। तो प्रश्न बना, कारण लिखिए कि लेखक ने या बाबूजी ने जूते पॉलिश करवाने से साफ मना कर दिया। उत्तर क्या होगा कि वे लेखक घर से जूते पॉलिश करके आए थे। आ था यहाँ पे पूर्ण भूतकाल। मना कर दिया, देना, दिया यह क्रिया हुई और क्रिया में आ की मात्रा थी, आपका हुआ सामान्य भूतकाल। उसी तरह से यहाँ पर अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है, यह देखेंगे तो यह निषेधात्मक वाक्य है। इसको हम अगर विधानार्थक वाक्य में करें, अभी तक मेरी बोहनी हो गई है, यह हुआ। अगर इसको हम प्रश्नार्थक करें तो क्या अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है, यह प्रश्न बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगर विस्मयार्थक करें, अरे अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है, यह विस्मयार्थक हो गया आपका। आज्ञार्थक, अपनी बोहनी करो, यह आज्ञार्थक हो गया आपका। आगे चलते हैं। वह दूसरे यात्री के पास जाकर विनय करने लगा। विनय करना मतलब प्रार्थना करने लगा। मैं उसे उसी ओर देखने लगा। वह रह रह कर यात्रियों से अनुनय विनय कर रहा था। अनुनय विनय करना मतलब प्रार्थना करना। यहाँ पे युग्म शब्द आया है। बाबूजी पॉलिश करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई। तो यहाँ पर फिर से वही बात, ऊपर भी था प्रश्न, ठीक वही प्रश्न यहाँ पे भी कि छोटे जूते पॉलिश करने वाले द्वारा किए अनुनय विनय करते हुए कहे गए शब्द। तो एक में बाबूजी पॉलिश करा लो, दूसरे में जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। मेरे पास ही एक सज्जन बैठे थे, वे भी उस लड़के को बड़े गौर से देख रहे थे। गौर से मतलब ध्यान से। शायद उन्हें उस पर दया आई। दया मतलब रहम। उन्होंने उसे पुकारा तो वह प्रसन्न होकर उनके पास आया और वहीं बैठ गया। बाबूजी उतारो जूते। उन्होंने कहा, भाई पॉलिश नहीं करानी, ये ले 5 रुपए रख ले। क्यों बाबूजी? उसने बड़े भोलेपन से कहा। वे सज्जन बड़े प्यार से बोले, रख ले, तेरी बोहनी नहीं हुई है इसलिए। लड़का झटके से खड़ा हुआ। बाबूजी भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करके खाना चाहता हूँ, बिना पॉलिश किए रुपए क्यों लूँ? यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया। पॉलिश करने वाले लड़के के चेहरे पर स्वाभिमान का असाधारण तेज देखकर लोग दंग रह गए। लेखक देख रहे हैं कि वह बच्चा छोटा सा पॉलिश करने वाला सभी के पास जाता है और बार बार सबसे प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि जूते पॉलिश करा लो, लेकिन कोई भी जूते पॉलिश को कराने को तैयार नहीं। एक बाबूजी से उसने निवेदन किया, प्रार्थना किया, लेकिन उन्होंने पॉलिश नहीं करा और उस पर रहम खा कर किया बच्चा जो है काफ़ी देर से लोगों से प्रार्थना कर रहा है, कोई पॉलिश नहीं करा रहा है, क्यों न मैं इसे 5 रुपए की मदद करके इसकी बोनी कर दूं। तो बच्चे ने जो जवाब दिया वह स्वाभिमान से भरा था। वह बच्चे की परिश्रम धर्मिता को बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम का खाना चाहिए, मुफ्त का नहीं खाना चाहिए, वह हराम होता है। वह छोटा सा ही बच्चा है, 10 वर्ष का बच्चा है, लेकिन उसे भीख स्वीकार नहीं है। वह सीधा कह देता है कि मैं गरीब हूँ, भिखारी नहीं हूँ, गरीब हूँ, मेहनत करके खाना चाहता हूँ, और बिना काम किए वह पैसे नहीं लेता है। इस तरह से यहाँ पर जो आपका जो प्रश्न बनता है वह यही प्रश्न बनता है कि लड़के के चेहरे के ऊपर लोग यह देखकर दंग रह गए, स्वाभिमान का असाधारण तेज।
दंग रह जाना मुहावरा है, आश्चर्यचकित होना। दूसरा, लोगों के स्वाभिमान सूचक वाक्य, बच्चे के द्वारा कहे गए स्वाभिमान सूचक वाक्य। या फिर लड़के ने रुपए देने वाले सज्जन से यह कहा। ये दोनों संजालों का एक ही उत्तर है और महत्वपूर्ण है। पहला, बाबूजी भिखारी नहीं हूँ, पहले बॉक्स में मैं मेहनत करके खाना चाहता हूँ। दूसरे में बिना पॉलिश किए रुपए क्यों लूँ, यह तीसरे में। तो इस तरह से जो है इस पाठ में हमने सीखा कि हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें मेहनत से खाना चाहिए, हमें अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। स्वाभिमान मतलब अपने सम्मान को, अपने अभिमान को। इस तरह से यहाँ पे इस पाठ में दो स्वाभिव्यक्ति हुआ कि हमें कथनी और करनी में एक रूपता रखनी चाहिए, जो हम कहते वही हमें करना चाहिए। और दूसरा यह कि प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करके स्वाभिमान से जीना चाहिए। इस तरह से हमारा यह पाठ पूरा होता है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव अवश्य दीजिए।